अब कोई कौवी पसंद भी कर लो, जो भी रिश्ता देखने जाती हो तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरा जग्गू कोई साधारण कौवा नहीं है। जी, उसके पंख सोने के बने हुए हैं। चुप कर जा ओए कालू, अगर मेरे जग्गू के बारे में कुछ भी कहा तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी तुम्हें। मैं अपने बेटे की शादी उसी जगह करूंगी जो मेरे बेटे को ढेर सारी धन दौलत दे, घर बैठकर खाएगा मेरा बेटा। जो सब मुझे ना मिल सका, मेरे बेटे को कैसे मिलेगा? मेरे माँ बाप ने तो एक मोटरसाइकिल दिया था तुम्हें जहेज में, जो तुम दूसरे ही दिन बेच कर खा गए। वो भी खराब था, साला स्टार्ट ही नहीं होता था। बेचता ना तो और क्या करता उस मोटरसाइकिल को। इतने में जग्गू भी तैयार होकर आ जाता है। नजर ना लग जाए मेरे बेटे को किसी की, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। मम्मा चले? चल जग्गू, और सुनो, लड़की वालों के घर जाकर तुमने कोई बात नहीं करनी। जो भी बात मैं करूँगी तुम हाँ में अपना सर हिला देना। मुझे सब पता है मम्मा। फिर गौरी कव्वी अपने बेटे को साथ लेकर तीसरी जगह उसके लिए कव्वी देखने चली जाती है। बहुत देर कर दी गौरी बहन आपने आने में। मेरा जग्गू नदी पर तैयार होने के लिए गया हुआ था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। फिर रानो चिड़िया गौरी और जग्गू को साथ लेकर लड़की कव्वी वालों के घर जाती है। खाली चाय चाय नहीं पीते हम अमीर पक्षी, साथ कोई मिठाई भी लाओ। बहन लाती है, मेरी बेटी रसोई में मिठाई लेने ही गई हुई है। वो कव्वी जिसे गौरी कव्वी जग्गू के लिए देखने गई थी मिठाई लेकर आ जाती है। ये है वो कव्वी। गौरी कैसी है? मुझे तो बहुत सुंदर लगी है। मैं पहले मिठाई तो खा लूं, फिर देखती हूँ और सारी बात बताती हूँ अच्छे से। फिर गौरी कव्वी मिठाई खाने लग जाती है। तो अब सुन लो मेरी डिमांड। मेरी माँ ने मुझे जहेज में मोटरसाइकिल दिया था। मम्मा मम्मा, पापा कहते हैं वो मोटरसाइकिल खराब था। चुप चुप कर जाओ, बड़ों की बात में नहीं बोलते। अच्छा तो अब जमाना भी बदल गया है, एक तो लूंगी मैं अपने बेटे के लिए हवाई मोटर जहेज में, बाकी आप बता दे क्या दे सकते हैं आप। ये बात सुनकर कव्वी की माँ हैरान हो जाती है। बहन जी, शायद चिड़िया ने आपको बताया नहीं, हम हवाई मोटर नहीं दे सकते। हाँ, मैंने कुछ सामान बनाया हुआ है अपनी बेटी के लिए, वो जरूर दूंगी मैं अपनी बेटी को। अच्छा तो फिर कोई गहने होंगे सोने के? नहीं, एक कंबल है और एक संदूक। कंबल और संदूक उसे अपने पास ही रखो। मेरे घर में इतने कंबल हैं कि मैं रोज रात को एक नया कंबल ओढ़ कर सोती हूँ। मम्मा, कल तो आपकी पापा से कंबल के लिए लड़ाई हो रही थी। प्लीज मम्मा, मुझे कंबल ले दें, मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। मैंने कहा ना चुप कर जाओ। गौरी बहन, आपकी कोई बेटी नहीं है, हम भी बेटियों वाले हैं। इस महंगाई के दौर में कौन अपनी बेटियों को हवाई मोटर दे सकता है? मेरा तो एक एक बेटा है, लाखों में एक है मेरा बेटा। चलो जग्गू चले, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। गौरी बहन, एक बार देख तो ले, देखें ये कव्वी जग्गू के साथ कितनी सुंदर लगेगी। गोली मार इस कव्वी को, कंबल लेकर आएगी। ऐसा कहते हुए गौरी उड़ती है। चल जग्गू, तुम यहाँ क्यों बैठ गए हो? मम्मा, कंबल ले दो मुझे प्लीज, मैं रोज रात को ठंड के कारण जागता रहता हूँ। चल उठ, एक लगाऊंगी नहीं तो। फिर जग्गू वहाँ से उड़ता है और वो दोनों माँ बेटा ये रिश्ता भी ठुकरा कर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, फिर किसी ऐसे को ना लेकर आना मेरी बेटी के रिश्ते के लिए, ये कवि तो बहुत लालची थी।
उसी जंगल में एक कबूतर भी रहता था जो बहुत शैतान था। वो भी पक्षियों के आपस में रिश्ते करवाता था। मेरी बेटी की किसी तरह शादी करवा दो कबूतर, मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी। बहन, आपकी बेटी सुंदर नहीं है, उसका तो चेहरा भी बहुत डरावना है, कौन करेगा उससे शादी? मैं अपनी बेटी को ढेर सारा दहेज दूंगी, बस कोई लालची सा परिवार ढूंढो, फिर ही मेरी बेटी की शादी होगी। ये कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। 5,000 कैसे कमाऊं? 5,000? हाँ, गोरी कौवी से बढ़कर लालची इस जंगल में कोई नहीं होगा, मैं उसके पास जाता हूँ। कबूतर, बाकी सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि दहेज में क्या देगी वो अपनी बेटी को? सोने के गहनों का तो मुझे पता है, बाकी भी ढेर सारा सामान है, तुम्हारा बेटा सारी जिंदगी ऐश करेगा, ऐश। अगर ऐसा है तो चलो, मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ बात करने। फिर गोरी कौवी कबूतर के साथ चली जाती है। ये गहने खाली सोने के हैं जो मैं दहेज में अपनी बेटी को दूंगी, बाकी का सामान दूसरे कमरे में पड़ा है, आपका घर भर जाएगा। बेटी, जरा अपना घूंघट तो हटाओ, मुझसे कैसी शर्म? मुझे बहुत शर्म आती है आंटी, मैं नहीं हटाऊंगी अपना घूंघट। मैं भी अपनी शादी की बात पर ऐसे ही शर्माती थी, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। कबूतर, कल ही मैं अपने जग्गू को साथ लाऊंगी और अपनी बहू को बिहा कर ले जाऊंगी। आप सारा सामान मेरे घर पहुंचा दें। सामान तो आज शाम ही मैं पहुंचा दूंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बहन जी, अब दे दे मेरे 5,000। अभी बात हुई है, शादी नहीं, 5,000 शादी के बाद मिलेंगे। फिर क्या था, शाम को एक पक्षी बैलगाड़ी पर सामान लाद कर ले आता है। क्या ये गोरी कवि का ही घर है? हाँ हाँ, तुम कौन हो? ये सामान गोरी की बहू का दहेज है, आप बताएं इसे कहाँ रखूं? गोरी और जग्गू भी वहाँ आ जाते हैं। आ गया, मेरे बेटे का दहेज आ गया। कालू, देखो तो एसी भी दिया है मेरे बेटे को, और गहने कल मेरी बहू लेकर आएगी। दूसरे दिन गोरी और कालू जग्गू को साथ लेकर जाते हैं और जग्गू की शादी हो जाती है। कुछ दूसरे पक्षी भी शादी में शामिल होते हैं। अपना घूंघट तो हटाओ मेरी सुंदर कवि, मुझे शर्म आती है। जग्गू जी, अपने पति से शर्म करती हो, मैं बिहा कर लाया हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी नई नवेली पत्नी का घूंघट हटा देता है। जग्गू की तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, चुड़ैल, मम्मा, आपने मेरी शादी चुड़ैल से कर दी है। ऐसा कहते हुए जग्गू कमरे से बाहर निकल जाता है। जग्गू, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? कौन चुड़ैल है? उसकी दुल्हन भी उसके पीछे ही आती है। सासू माँ, इसीलिए तो मैं घूंघट में रहती हूँ कि मेरी चोंच देखकर किसी की चीख ना निकल जाए। बचाओ, बचाओ, जग्गू, ये कौन है? मम्मा, ये मेरी दुल्हन है। कालू एक तरफ बैठा ये सब देखकर हंस रहा था। गोरी और जग्गू डर के मारे एक दीवार के साथ लगे हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे रानू चिड़िया अपने पति के मर जाने के बाद अपने भाई के पास चली जाती है और फिर कैसे उसका भाई अपनी बहन के हिस्से की जायदाद अपने नाम लगवा लेता है और फिर उसकी भाभी उसे उसके छोटे से बच्चे के साथ घर से निकाल देती है। चलो, जान छूटी उस मनहूस से। अब वो चली गई है, अब ऐसे बातें करने का क्या फायदा।
तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है। उस चोरनी को मनहूस ना कहूँ तो और क्या कहूँ। अपना पति खा गई, इस घर में आई तो माँ जी मर गई और अब चोरी करते पकड़ी गई। क्या क्या करतूत बताऊँ मैं तुम्हें उसके। रानो चिड़िया अपने छोटे से बेटे को साथ लेकर एक अनजानी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। रात हो गई थी और वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा चुप कर जाएं, मम्मा चुप कर जाएं, आप क्यों रो रही हैं? आपके मामा ने मुझे चोर समझा। भाभी की बात का मुझे कोई दुख नहीं है। भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कौन इस समय रो रहा है? शायद कोई परदेसी पक्षी होगा। मैं जाकर देखती हूँ। बेटी, आप कौन हो और यहाँ बेआसरा बैठी ऐसे क्यों रो रही हो? माँ जी, मैं और मेरा बेटा बेघर हैं। हमारा कोई भी नहीं है इस जंगल में। मेरा घर पास में ही है। आप मेरे साथ चलें। बाकी की बात घर जाकर करते हैं। वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया और उसके बेटे को अपने साथ ले जाती है। और जब मेरी माँ भी मर गई तो भाभी ने भाई से बोलकर मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम लगवा ली और फिर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे मेरे भाई से ही घर से निकलवा दिया। चुप कर जाओ बेटी, ऐसे रोने से समस्याओं का हल नहीं होता। बेटी, ये मेरा घर है। मैं भी अकेली ही इस घर में रहती हूँ। मेरा बेटा जवान था और एक दिन किसी जालिम ने उसे मार दिया। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता रो रही थी। आप मेरे साथ इसी घर में रहें। आप मुझे अपनी माँ ही समझें और मुझे भी बेटी मिल गई। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। बुराई होकर मेरा इतना ख्याल कर रही हैं और एक मेरे सगे भाई ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। और फिर उस दिन के बाद वो चिड़िया उस फाख्ता के साथ ही रहने लग जाती है। वो नदी पर जाती, वो भोजन लेने जाती, वो उस बूढ़ी फाख्ता का ध्यान अपनी माँ की तरह ही रखती, उसे भोजन ला कर देती। कुकू भी अब बड़ा हो रहा था। वो बहुत समझदार था। वो हर काम में अपनी माँ का साथ देता। माँ जी, आज मैं और कुकू घर की मरम्मत कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिनों तक बारिशें शुरू होने वाली हैं। बेटी, नदी के पास दूसरी दिशा में सूखे तिनके मिल जाएंगे। आप वहाँ से सूखे तिनके ले आए। कुकू और उसकी मम्मा सूखे तिनके लेने नदी के पार चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मैंने कई बार आपको फाख्ता माँ जी के घर में जाते देखा है। क्या आप वहीं रहती हैं? हाँ तोते भैया, मैं और मेरा बेटा फाख्ता माँ जी के पास ही रहते हैं। हम बेघर थे और उस बूढ़ी फाख्ता माँ जी ने हमें अपने घर में रख लिया। मेरा नाम मिट्ठू है। मेरा घर आपके घर के पास में ही है। आप मुझे अपना भाई समझना। अगर कोई काम हो तो जरूर बताना। मिट्ठू भैया, आज शाम को हम हलवा बना रहे हैं। आप भी आ जाना, सब मिलकर खाएंगे। हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर घर बनाने में मैं आपकी मदद करूँगा। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया के साथ सूखे तिनके लाने में मदद करता है और वो मिलकर घर की मरम्मत का काम शुरू करते हैं। समय गुजरता गया। टीना चिड़िया, जो रानो चिड़िया की भाभी थी, उसके यहाँ कोई संतान नहीं होती और अब वो बहुत दुखी रहने लग गई थी। टीना, संतान के बिना तुम कैसे रह लेती हो? मुझे घर खाने को आता है। पति जी काम पर चले जाते हैं और मैं सारा दिन दीवारों को देखती रहती हूँ। गौरी, मेरी सहेली, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो जुल्म मैंने रानो के साथ किया, मुझे उसकी सजा मिल रही है, जो मेरे यहाँ अब तक संतान नहीं हुई।
وہ تو تھی ہی منحوس، مجھے تو لگتا ہے وہ منحوس جاتے جاتے تمہیں شاپ دے گئی ہے کہ تم ایسے ہی رہو، کبھی سنتان کا منہ نہ دیکھو۔ اور پھر ایک دن جب ٹینا کا پتی سو کر اٹھتا ہے تو وہ اٹھ نہیں پاتا، اس کا ایک پنکھ کام نہیں کر رہا تھا۔ ٹینا، ٹینا، میرا پنکھ نہیں ہل رہا، یہ کیا ہوا ہے میرے پنکھ کو؟ رات کو تو آپ اچھے بھلے سوئے تھے، میں ابھی بلبل کے پاس جاتی ہوں اور اسے بلا کر لاتی ہوں۔ جلدی جاؤ ٹینا، جلدی جاؤ۔ بلبل دی جلدی چلیں، میرے پتی جی کا پنکھ ہل نہیں رہا، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، رات کو اچھے بھلے سوئے تھے اور صبح جب اٹھے تو نہ جانے کیا ہو گیا۔ پھر بلبل ٹینا کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا ٹینا، تمہارے پتی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور اب کبھی تمہارا پتی اڑ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر وہ پتی پتنی رونے لگ جاتے ہیں اور بلبل دوا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹینا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اگر آج ہماری بھی کوئی سنتان ہوتی تو وہ میرا سہیوگ بنتی۔ اب کون اٹھائے گا مجھے؟ بھوجن کون لائے گا؟ نہ جانے کس پاپ کی سزا ہمیں ملی ہے۔ مجھے سب پتا ہے یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ ہم نے رانو بہن کے ساتھ جو ظلم کیے، یہ ہمیں اس کی ہی سزا مل رہی ہے۔ ہم نے اس کی جائیداد کا حصہ نام لگوا کر اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ پتی جی، مجھ سے اس سے بھی بڑا پاپ ہوا تھا آپ کی بہن کے ساتھ۔ اس رات آپ کے پیسے آپ کی بہن نے نہیں چوری کیے تھے، بلکہ وہ پیسے میں نے اس کے بیگ میں رکھے تھے۔ اب ہمیں جو سزا مل رہی ہے اس کا ایک ہی اپائے ہے، آپ میری بہن کو بلا کر لائیں۔ میں اپنی بہن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں آج ہی جاتی ہوں، مجھے گوری نے بتایا تھا کہ وہ فاختہ کے گھر میں رہتی ہے۔ پھر ٹینا چڑیا رانو چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ آج ہی تمہارے بھائی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ رانو، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے آپ سے۔ میں نے بہت مشکل سے جینا سیکھا ہے، اب آپ کیوں پھر سے میرے پرانے زخم تازہ کرنے آ گئی ہیں؟ ہمیں معاف کر دو رانو، ہم بہت دکھی ہیں، میرے ہاں سنتان بھی نہیں ہوئی۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ ہمیشہ دکھی ہی رہتا ہے۔ آپ جائیں یہاں سے اور میری بیٹی کو پریشان نہ کریں۔ جائیں بھابھی، بھگوان کے لیے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ مجھے بھگوان نے سب کچھ دے دیا ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، ماں بھی ہے، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ مٹھو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اور میں رانو کا بھائی۔ یہ سب دیکھ ٹینا روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ جاتے جاتے یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کیسے بے آسرا کر کے اس چڑیا کو گھر سے نکالا تھا اور آج اس کے پاس ہر خوشی تھی۔ جب ٹینا گھر واپس آتی ہے تو اس کا پتی مر چکا تھا۔ ٹینا باقی کی زندگی اکیلے ہی روتے ہوئے گزارتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لینا چاہیے کہ انت میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔